अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज खासा गर्मा गर्मी से भरा हुआ दिन रहा, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में। तमाम ने ये मनाजिर आप तमाम ने देखे हैं कि वो जो जब से मखसूस नशिस्तों का मामला और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जाहिर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने अपनी एड़ी चोटी का हकीकतन जोर लगाया उसको रोकने के लिए। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में बाकायदा जो हल्फ बर्दारी है, हल्फ उठा लिया है। तमाम तर जो ये अरकान है, 25 अरकान हैं जिनको ये नशिस्तें मिली हैं, जो कि पीटीआई का ऑब्वियसली इसके ऊपर क्लेम था। गुज़िश्ता साल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसका एक बैकड्रॉप है कि पिछले साल तक, गुज़िश्ता साल तक सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला था वो पीटीआई के हक में सुनाया था, लेकिन जब रिव्यू में गया पूरा फैसला तो उससे पूरी सिचुएशन बिल्कुल यकदम पलट गई और काया पलट गई, जिसके बाद से पीटीआई को महसूस हुआ कि उनसे ये नशिस्तें जो उनका हक था, और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें कि जितने अरकान हैं उतने ही जो जो जितने इलेक्टेड अरकान हैं उतने ही अरकान रिजर्व सीट्स के जो भी पार्टी के उसके बनते हैं, इस हिसाब से अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो बहरहाल ये पीटीआई को ही ये लेजिटिमेट तौर पर ये सीटें मिलनी चाहिए थी। ये दीगर पार्टीज का इस पे क्लेम नहीं था, लेकिन दीगर पार्टीज कहती हैं हम क्या करें, अगर आप लोगों ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक ना कराए और वो चीज आपके गले की हड्डी बनकर फंसी रही, और उसके बाद फिर तमाम तर मामला इलेक्शंस 2024 से लेके आज तक जो हुआ वो हुआ, तो ये आपके अपने बेसिकली गिरबान में झांकने वाली बात है। किसके मौकफ में दम है, इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू रहेगी। और फिर इस पे पीटीआई ने भी पीटीआई से एक लेजिटिमेट सवाल करना भी बहरहाल बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक जायज सवाल उठाया है जो उमर अयूब साहब ने ट्वीट करके। उन्होंने पूछा है कि पिछले साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई खत क्यों नहीं लिखा था जब सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला पीटीआई के हक में दिया था रिजर्व सीट्स का। बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को कि वाकईतन पिछले साल जब ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था तो पूरे मामले को, इस फैसले को अमली जामा पहनाने के गोया हिसाब से एक स्टेलमेट की सूरत हाल थी, और पीटीआई को जो ये जो फैसला उनके हक में आया था इसको अमली जामा वाकईतन नहीं पहनाया गया। क्या पार्टी की तरफ से डू मोर जो एक कहते हैं कि तकाजा है वो पूरा नहीं किया गया, या फिर ये वाकईतन जो पीटीआई के खिलाफ पूरा सिनेरियो एक बना हुआ है उसी का एक तसलसल था जिस वजह से एक फैसला उनके हक में आया लेकिन उनको नहीं मिल सका। दूसरी तरफ पीटीआई से भी एक ये जायज सवाल पूछना बनता है। आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी पीटीआई ने जो हल्फ बर्दारी रोकने के लिए कोरम पॉइंट आउट करके पूरी कोशिश की कि जो अपोजिशन के अरकान हैं उनको ये नशिस्तें ना मिलें। अब तो बहरहाल वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट, लेकिन अदालती फैसलों का एहतराम करना हर आम पाकिस्तानी पर, हर शहरी पर ये पाबंदी है, और जो हुकूमत पर है उनके ऊपर तो जाहिर है ये पाबंदी और ज्यादा आयद हो जाती है। तो हुकूमत पख्तूनख्वा इस फैसले पे वेदर दे लाइक इट और नॉट, अगर अब कोई कानूनी चाराजोई करनी है तो वो जरूर करे, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकना और हुकूमत की सतह पर जाकर रोकना, क्या ये एक बड़ी बेसिक सी वायलेशन नहीं है? इसके ऊपर भी लेजिटिमेट सवाल बनता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल बनता है कि ऑपोजिशन से एक तरफ तो बहुत अच्छे मरासिम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, सेनेट की नशिस्तों के हवाले से अपनी ही पार्टी के नजरियाती लोगों को खफा करके ऑपोजिशन के साथ गठजोड़ बना रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और लेन देन की बुनियादों पर मामला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ऑपोजिशन के जो अरकान हैं वहां पर उनका बहरहाल हमारी असेंबली में जो दाखिला है वो ममनू है। तो जो बेसिकली अगर आपने ऑपोजिशन के खिलाफ ऑल आउट जाना है, जमातों के खिलाफ ऑल आउट जाना है, वो चीज सेनेट इलेक्शंस में, ये जरूरी सवाल है, कड़वा सवाल है, जो कि पीटीआई से अपने उनके नजरियाती वर्कर्स पूछ रहे हैं, कारकुनान पूछ रहे हैं कि अगर आपने जमातों के खिलाफ ऑल आउट जाना है तो सेनेट इलेक्शंस में ये चीज क्यों नजर नहीं आई। इसके ऊपर बात करेंगे। वजीर आला गंडापुर साहब बहरहाल कहते हैं कि वो डोंकी ट्रेडिंग, क्योंकि वो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, इसको मैं डोंकी ट्रेडिंग कहता हूं, और ये मैं डोंकी ट्रेडिंग रोकने के लिए कर रहा हूं। क्या इस मंतक में कोई दमखम है, कोई रैशनैलिटी है? इस पे भी बात रहेगी। चंद चीजों को हमने मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है यही रिजर्व सीट्स मामले पर, हल्फ बर्दारी को लेकर, और उस पर जो पीटीआई अपनी हिकमत अमली बता रही है वो, और फिर दूसरी तरफ यही मखसूस नशिस्तों के हवाले से और कॉन्सिक्वेंटली जो सेनेट इलेक्शंस का मामला है, चंद चीजों को इस पर हमने इकट्ठा किया है, वो देखते चलिएगा नाजरीन। के बेसिकली मखसूस नशिस्तें और नामजद अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खवातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान असेंबली ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मखसूस नशिस्तों पर
मुंतखब अरकान असेंबली से हल्फ लिया। और आज खैबर पख्तूनख्वा में साथ साथ ही मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की हल्फ बर्दारी हुई थी। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही कर दी गई और जिस पर असेंबली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। ये पीटीआई की हिकमत अमली थी नाजरीन। सूबाई असेंबली का इजलास मुलतवी होने से सेनेट इलेक्शंस भी खटाई में पड़ गए थे। अपोजिशन जमातों के अरकान ने पेशावर हाईकोर्ट से रुजू करके मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करने की दरख्वास्त की थी और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस एस.एम. अतीक ने अपोजिशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हल्फ लेने का हुक्म दिया था। मुंतखब नुमाइंदों का हल्फ लेना आईनी हक है। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी 5 और 6 के फॉर्मूले पर पीटीआई ने रजामंदी जाहिर की थी। अब ये नाजरीन सेनेट का मामला है। उन्होंने वादा किया और फिर पूरा नहीं किया। ये फॉर्मूला पर पूरे नहीं उतरे। अब कोशिश करेंगे 6 से 7 सेनेटर्स बनाएं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। और दूसरी जानिब जराये के मुताबिक वजीर आला अली मईन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का भी फैसला किया है। कल तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की गई थी। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी, जबकि टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति मैदान में उतरेंगे। खातून टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त है उसके लिए रुबीना नाज और साबिक सेनेटर सानिया निश्तर की नशिस्त पर विशाल यूसुफजई को उम्मीदवार नामजद किया गया है। और बानी पीटीआई के हुक्म के ऐन मुताबिक पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी ने इन्हीं नामों की तौसीक की। एलामिया में साफ साफ लिखा है और आज यही बयान वजीर आला गंडापुर ने भी दिया है। हम लड़ेंगे और इस गंदे निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई पेशावर की सदर और सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम जो नाजरीन जो नजरियाती जो अरकान है जो कि समझते थे कि ये उनका हक था, वो भी बहरहाल किसी सूरत पीछे नहीं हट रहे। इरफान सलीम का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का ऐलान भी था। हम उसूल पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझसे दस्तबरदार होने के ना लालचे दी जाए और ना धमकियां। पीटीआई के नाराज सेनेट उम्मीदवार खुर्रम जीशान भी इसी तरह के स्टैंड के साथ नजर आते हैं। पार्टी वर्कर हार गए, नोटों की चमक जीत गई, कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। अजमा बुखारी जाहिर है इस पे नुक्ताचीनी फिर पीएमएलएन और पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है। सेनेट इलेक्शन में नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग को डोंकी ट्रेडिंग कहता हूँ, फैसला किया है सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। तो इससे ये अखज़ किया जाए कि वजीर आला गंडापुर साहब जो हैं वो अपने ही जो पार्टी के जो नाराज अरकान हैं और जो कहते हैं कि इन नशिस्तों पे उनका हक था, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई भी करने के अंदिया दे रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पे नाजरीन आई थिंक आई एम जॉइंड बाय ऑल ऑफ आवर गेस्ट्स, तो उनका फौरी तौर पे रुख करती हूँ। अथर काजमी साहब तमाम तर मामले पे हमें ज्वाइन करते हैं सहाफती अपने तज्जिए तबसरे और बेबाक राय के साथ। बहुत खुश आमदीद आपको अथर साहब। कौसर काजमी साहब नाजरीन, सैयद कौसर काजमी तर्जुमान है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और पंजाब हुकूमत के पीएमएलएन की हमारे साथ बरमला नुमाइंदगी करेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और जनाब अजहर सिद्दीक नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, लीगल और पॉलिटिकल दोनों अपनी एक्सपर्टीज से हमें आगाह करेंगे। आपको भी अजहर साहब बहुत खुश आमदीद। कैन आई गो टू अथर काजमी साहब, अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है? अथर काजमी साहब जी, अब आप बताइएगा आप कैसे इसको पूरी चीज को असेस करते हैं? पीटीआई ने अंदरूनी लड़ाई लड़नी है, जैसे हाफिज हमदुल्ला साहब भी ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये दरअसल तो पीटीआई की अपनी अंदर की लड़ाई है। और साथ साथ वो ये भी इस ट्वीट में कह रहे हैं कि अहलिया और ये डेरा और बहन और खान साहब ये अडियाला ये उन्होंने बड़ी दिलचस्प सी 4 जगहों की निशानदेही की है या 4 अशखास की निशानदेही की है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये वाकई इनकी लड़ाई है या मतलब पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार है? अपने लोग बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। गंडापुर साहब भी कह रहे हैं हम अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे जो ये डोंकी ट्रेडिंग के हक में है। इसमें कोई दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं और सेनेट के टिकट्स के मामले पे, और जो डील की गई है उन लोगों के साथ जो जिनका मैंडेट ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कैलकुलेशन की जाए तो 7 से 8 सीटें ये लोग जीत सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उस ऑपोजिशन या उन जमातों जिनके ऊपर ये निज़ाम को खराब करने का इल्जाम लगाते हैं, आइन शिकनी का इल्जाम लगाते हैं, उनके साथ बैठ के एक फार्मूला क्यों बनाया गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों ऐसी ये सब कुछ किया गया? और उसके साथ साथ जिन लोगों ने आज हलफ उठाया, आपने भी उनका जिक्र किया, गवर्नर साहब ने उनका हलफ लिया, ये लोग तो अवामी नुमाइंदे ही नहीं है, इनके पास तो वोट नहीं है। आज आप देख लें सुबह असेंबली में किसी ने भी हलफ लेने से इनकार नहीं किया, इनसे कोरम ही पूरा नहीं हुआ।
अब आप वो अंदाजा लगाएं कि इनके नंबर इतने भी नहीं है कि ये कोरम पूरा कर सकें, लेकिन उसके बावजूद सारी मखसूस सीटें इनको दे दी गई हैं। वो किस फार्मूले के तहत दी गई हैं? तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीजें हैं। बाकी दीगर अगर आप जमातों को देखें, आपने अभी अज़मा बुखारी साहिबा का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि एटीएम को पीटीआई ने वोट दे दिया है, टिकट दे दिया है। तो आप नून लीग की हालत देखें। नून लीग में पीर साबर शाह का बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने नाम फाइनल किया है, ना साबर शाह साहब को दिया गया, ना इख्तियार वली को दिया गया, अमीर मुकाम साहब के बेटे को दे दिया गया। इसी तरह आप पीपल्स पार्टी की हालत देखें, तला महमूद साहब को दे दिया गया। उधर किसी ने इसके ऊपर बहस भी नहीं की। समर बलोर साहिबा को मखसूस नशिस्त पे नून लीग लेके आ गई, एक दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उधर तो कोई इशू ही नहीं है इस चीज का, ना कारकुन सवाल करता है, कोई ऐसी सियासी दिवालियापन है कि जो कहा जाता है उसके ऊपर सब राजी हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। तहरीक इंसाफ में तो कम से कम इस हद तक चीज हौसला अफजा है कि वहां पे एक बहस हो रही है। बाकी मुझे ये लगता है कि अली अमीन साहब ने ये जो फार्मूला तय किया है, इससे पीटीआई का फायदा नहीं हुआ। हुकूमत को सेनेट में भी 2/3 मिल जाएगी, और जिस तरीके से ये सारा आज की कार्रवाई हुई है उससे तो यही गुमान है कि अब 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, चाहे वो दिसंबर के बाद आए। लेकिन वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे कर रही है हुकूमत, और अली अमीन साहब ने उसमें बड़ा फेवर दिया हुकूमत को। लेकिन कासमी साहब, ये गिला क्या गंडापुर साहब से जायज है? बिफोर आई गो टू द अदर जेंटलमैन, वो कहेंगे कि ये तो इमरान खान साहब का फैसला है, राइट? एलामिया में लिखा है कि ये नामजदगी, ये तमाम नाम पूरी फहरिस्त खान साहब की तरफ से आई है। गंडापुर साहब भी ये कह चुके हैं। कुछ रोज पहले मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ट्वीट किया कि खान साहब ने ये नाम दिए और ये सारे नाम उन्हीं की तरफ से आए हैं। तो ये गंडापुर साहब मतलब वो ये बात कर रहे हैं कि उनको बीच में रगड़ना जायज है फिर इसमें, अगर खान साहब की तौसीह है? क्वेश्चन तो होगा ना, खान साहब को उस तरह एक्सेस ही नहीं है। आज इतने ही आप ये जो सारी भागदौड़ देख रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन का एलामिया आया कि कल सुबह गवर्नर हलफ लेंगे, लेकिन आज ही हलफ लिया गया, कल ही इलेक्शन करवाना है। वो क्यों इतना जरूरी है कि कहीं ट्यूसडे को इमरान खान साहब कोई बयान ना दे दें? अब अगर एक शख्स जेल में बंद है, उससे जाके सिर्फ एक बंदा मिलता है और वो जाके बताता है कि हमारी 5 सीटें बनती हैं और हमें 6 मिल रही हैं, इस फार्मूले के तहत हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, हमारे 100 बंदा बिक गया है। मुझे नहीं पता अंदर क्या बात हुई है, लेकिन इमरान खान साहब तक तो एक्सेस ही नहीं है। तो ये कहना कि मतलब आप कह रहे हैं कि खान साहब को आप बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ उनको गलत इनपुट्स दी जा रही हैं और उसकी बुनियाद पर उनसे मतलब कोई उनको एक बिल्कुल कुछ और सिनेरियो पेंट करके उनसे ये रजामंदी ले लेते हैं। तो यानी कि ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि खान साहब को भी बीच में एक बेसिकली ये तो मलाइन करने के मुतरादिफ हुआ ना। क्यों अजहर सिद्दीक साहब, आप अगर हैं हमारे साथ, मैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी, मैं ये ऐसी बात नहीं है। गंडापुर साहब इमरान खान साहब को क्यों फिर मलाइन कर रहे हैं? अगर ये देखें, एक बड़ी एक फैक्चुअल बात है और वो ये है कि इस सेनेट की इस नशिस्त पे और इस पूरी फहरिस्त पे बेपनाह तनकीद हो रही है। सलमान अकरम राजा साहब भी मैदान में उतर आए हैं, वो तक कह रहे हैं कि वर्कर्स नाराज हैं, नाला हैं, और मेरा फर्ज है कि मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल उनके ग्रीवेंसेस अपनी क़यादत तक पहुंचाऊं। तो अगर इतना इनडिफेंसिबल एक्ट है ये, और फिर साथ साथ गंडापुर साहब सोने पे सुहागा ये भी कह रहे हैं कि खान साहब की तरफ से आया है, ये मेरी तरफ से तो नहीं हुआ, तो बेसिकली खान साहब के खिलाफ भी एक तरह से वर्कर्स को क्या चार्ज करने की कोशिश की जा रही? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, आप गालिबन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं समझता युगांडा की बात कर रहे हैं या कोई अफ्रीका के किसी मुल्क की बात कर रहे हैं। जिस तरह जो हो रहा है ये कोई जमहूरियत पसंद मुल्क की रवायात तो नहीं है। 27वीं तरमीम जो मैं पहले दिन से डिजास्टर कह रहा था, ये उसका तीसरा रूप आपके सामने आया है। पहला रूप अदलिया को काबू करना था, हाईजैक करना था, कंट्रोल करना था, और उसका सबूत अब आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। पहले मैं जरा उस इशू पे आता हूं मैं आपके सामने। दूसरा ये था कि इलेक्शन कमीशन उनकी अपनी मर्जी का, आप देख नहीं रहे कि संडे है, आज इतवार है ना, युगांडा पे भी छुट्टी, युगांडा में भी छुट्टी होती है मेरे ख्याल से। और लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इलेक्शन कमीशन का दफ्तर भी खुला है, कोई पूछने वाला है इसको? चीफ जस्टिस साहब के जो पेशावर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो भी संडे को आ गए। वो ये कौन सा कानून है, कौन सा आईन है? यानी शर्मिंदगी होती है बतौर वकला हमारे लिए। देखे इंसाफ के लिए दरवाजा खुलता है यहाँ पर। अच्छा, बड़ी बड़ी कमाल है, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और उसका तीसरा जो रूप है, अब दूसरा रूप क्या है कि जनवरी से इलेक्शन कमीशन रिटायर हो गए 3 लोग।
वो किस लिए रखे हुए हैं कि वो भी एजेंडा पूरा नहीं हुआ। 27वीं तरमीम तक नहीं हिलाना उनको, या आज नोट कर लीजिएगा। अतर काजी साहब ने आधी बात की है, पूरी बात मैं आपके सामने रख देता हूं कि जब तक 27वीं तरमीम पूरी नहीं हो जाती तब तक उनको नहीं हटाना। भैया अगर वाकई जमहूरी रवायात पे अमल है तो आपने जनवरी से अब तक रखने में कोई मुश्किल है, कोई लगाने में, या बंदा कोई नहीं है यहाँ पर? यानी यहाँ 22 करोड़ अवाम में आपके पास चीफ इलेक्शन कमीशनर मेंबर लगाने के लिए बंदा कोई नहीं। उसके तीसरा रूप अब आपके सामने क्या है, आर्टिकल 255। ये याद होगा आपको कि जब हलफ लेने का कहते थे हमजा शरीफ को, 3 रिटें आई, मैं तो पेश होता रहा उन केसों के दरमियान। इलेक्शन कमीशन को कभी जल्दी नहीं थी वहां पर? आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने को कहा, इलेक्शन कराया उन्होंने। हलफ लेने का कहा, हलफ के मैं तारीखी, मेरे पास तो बहुत तारीखी और आग है ना सारे। कंटेम्प्ट की करती रही इलेक्शन कमीशन, कोई बोला इसके ऊपर? आज हम बैठ के देखें, हमें फंसा दिया है कि जनाब वो सीटें उसको नहीं दी या इसको नहीं दी। ओ यार ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल तो कहानी ये समझें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। साहब एक थोड़ा बसद एहतराम आपसे अर्ज करती हूँ, देखें ये जो इलेक्शन कमिश्नर का मामला है वो आपके लगाए हुए हैं, राइट? अब वो खान साहब को लगा था उसको हमारे उनको नहीं सुने, या तो फिर ये तस्लीम करने वाली बात ना हुकूमत में थे। मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताऊं, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो नवाज शरीफ लगाता रहा हमेशा तारीखी तौर पर। पाकिस्तान में पहले रवायत ये रही है 18 से 22 महीने तक हुकूमत चलती थी। फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आया, कू आया, उठा के देख ले, कैलकुलेट कर ले, 3.5 साल से ज्यादा नहीं चलने देते किसी वजीर आजम को, चाहे वो नवाज शरीफ हो। ये बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये जो समझ रहे हैं आपको वो अलहदा बात है, हम तो समझ गए, लेकिन ये सियासी जमातें कोई नहीं समझी, ये नहीं समझी। तो सर आपसे मैं यही अर्ज कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, आपने हकीकतन बता दिया कि कौन चलाता था, हु वाज कॉलिंग द शॉट्स, लेकिन हमारी तो तवक्कुआत कुछ और थी ना कि खान साहब नजरियाती लीडर कभी भी नहीं झुकेगा। जरा देखिए, मैं बात इसी बात का जवाब देता हूँ आपको। आपको पता है, इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान जनाब अगस्त 2018 के अंदर लेकर आए। अच्छा, कैसी ताकतें थी वो लेकर आए, 8 महीने में नाराज हो गए। ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ, और ये वो सच कहते हैं। मैं जून के अंदर लंदन में था, ये हकीकत है। वहाँ पर इसहाकडार के अपने मुंह के अल्फाज हैं, क्या जनरल बाजवा से हमारा रब्ता हो गया था, वो ख्वाजा आसफ कहता था अप्रैल में रब्ता। 8 महीने बाद ही वो एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो गई। वजह क्या थी? वजह समझना है आपको, आपने इस मुल्क को लाकानूनियत की तरफ ले आए हैं। अब आती हैं अगली बात की तरफ, आपके वर्कर नाराज हैं तो वर्कर नाराज रहेंगे ना, फैसला वर्कर्स ने तो नहीं करना। ये जनरल इलेक्शन थोड़ा है, ये तो सेनेट का इलेक्शन है। सेनेट का इलेक्शन होना है या मखसूस नशिस्तों के हवाले से। देखिए, मैं काज़मी साहब की तरफ बढ़ूं, इससे पहले एक और बात का जवाब फरमा दे। आप लोग क्यों आलाकार बन रहे हैं? अगर ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है 27वीं तरमीम के लिए, क्या पीटीआई इसमें फैसिलिटेटर नहीं बन रही है? क्योंकि ये आप कह रहे हैं, अभी काज़मी साहब ने भी ये फरमाया कि 27वीं तरमीम में ये सारी चीजें मदद देंगी कि अगर उनके सेनेटर ज्यादा है, 2/3 अगर सेनेट में भी मिल जाए अपोजिशन गवर्नमेंट को, तो आप लोग, आपकी बदौलत मिली है ना, आप आलाकारी कर रहे हैं, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं रोकने के बजाय। ना मैं जरा आईनी और कानूनी बात करूंगा। आखिर मौलाना फजलुर रहमान से कोई कमिटमेंट है ना, 72 सीटें पूरी करनी है, 52 है ना, 22 सीटें पूरी करनी है ना। ये हॉर्स ट्रेडिंग का रवायात किसने डाली थी? नवाज शरीफ। उन्होंने छांगा मंगा किसकी सियासत थी? इमरान खान को गिराने के लिए पैसे। अब मैं नहीं कह रहा, इख्तियार वाली कह रहा है कि मार्केट में चीज बिक रही है, अगर 9 करोड़ की बिक रही है तो खरीदार हम है। तो अब तो बात बड़ी वाज़ेह है। ये तो अब देखें, अली अमीन गंडापुर की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी सियासी चाल है। उन्होंने कहा बजाय इलेक्शन के हवाले से अगर ये बात आती है, वरना खुल के अब इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये वही आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो मुल्क है जहाँ पर ये कहा गया था कि यहाँ पर ख़त्म हो गया है, छांगा मांगा की सियासत ख़त्म हो गई है। यहाँ छांगा मांगा की सियासत नहीं ख़त्म हो सकती। यहाँ ईमान बिकते हैं, दीन बिकते हैं। हबीब जालब को पढ़ लें उठाकर, फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ लें, ज़रा वो गौर तो करें ना वो दौरों को। आज तो जुबान पे बात करने पे पाबंदियां हैं और हम सब कौसर काज़मी साहब, आपके राज में ये सब क्या क्या हो रहा है? और आपके जो नजरियाती कारकुनान हैं, जाहिर है अज़मा बुखारी साहिबा पीटीआई पे तो नुक्ताचीनी कर रही है, लेकिन ये भी सवाल लेजिटिमेट है, सही बात है कि आप अपना भी तो बताएं कि आप लोगों ने किनको नामजद किया, आपने किसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराया। और जो ये पीर साबिर शाह साहब हैं, तो साबिक वजीर आला है पख्तूनख्वा के, और मैं जाती तौर पे इनको जानती हूँ। ये बड़े नवाज शरीफ साहब के बहुत जैसे कहते हैं ना, नजरियाती तरीन लोगों में से हैं, जिन्होंने पीएमएलएन के बड़े स्टार्ट के दिनों में और शुरू से लेके एंड तक बावफा, मतलब वफादार तरीन साथियों में इनका शुमार है।
उनको निग्लेक्ट करके आप लोग अपना नहीं देख रहे हैं कि आप लोग किन लोगों को टिकटें दे रहे हैं? सारी तनकीद सिर्फ पीटीआई के लिए ही आप लोगों ने रिजर्व रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोना, मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक वो जमात जो आपने सुना होगा चंद दिन पहले बड़े जोर शोर के साथ एक मुहिम चल रही थी कि इमरान खान का मरियम नवाज ने जेल में हुक्का पानी बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, हमने कई प्रोग्राम किए किताबें इस पे छीन कि ली। कहां से ये बात आ हाँ, रही है बार बार। बिल्कुल देखे 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 किताबें छीन ली, पेंसिल छीन ली, ज्योमेट्री बॉक्स फेंक दिया, पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगते रहे। फिर अचानक ही एक नया मौकफ सामने आता है, भाई मुझे जेल में कुछ हुआ ना तो वो जिसने मेरा सब कुछ बंद किया हुआ है जिम्मेदार वो नहीं होगी, जिम्मेदार फील्ड मार्शल होंगे। तो ये बड़ी एक अजीब सी और कंफ्यूज किस्म की जमात है, इसको खुद पता नहीं होता कि किस वक्त ये क्या बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा भाई हमारी जमात को गैर मामूली हालात का सामना नहीं है। हमारी जमात के किसी बंदे ने ये शोर नहीं मचाया कि हमारे सैकड़ों लोग इस्लामाबाद में शहीद कर दिए गए, वहां पे लाशें गिर गई। वो जमात तो तहरीक इंसाफ है जो 9 मई हो या फिर इस्लामाबाद का वाकया हो, हमेशा हमें ये बताते रहे हैं कि हमारे वर्कर्स मारे गए। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जब एक हालत जंग में जमात खुद को कहती है, जब ये बात आई टिकट की तकसीम की, तो आपने जो अरबपति लोग हैं आपकी तवज्जो उस तरफ चली गई और आप अपनी उन लाशों के जो बुरसा जो मक्तूलीन वाले हैं आप उनको भूल गए। टिकट तो उनकी तरफ जाना चाहिए था। आप एक वाज़े पैगाम देते उस पूरी दुनिया को जहां पे जाके आपने फील्ड मार्शल के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, बिलखसूस पाकिस्तान फौज के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। आप उनको बताते कि आज हम सेनेट का टिकट फलां 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 शहीद के फलां 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 वारिस को दे रहे हैं। आपने नहीं किया क्योंकि वो झूठी लाशें थी, वो आपकी एक झूठी मुहिम थी जो बिल्कुल सामने थी। हमें तो इन हालात का सामना नहीं था। हमारी पार्टी ने एक सियासी तौर पर जो बेहतर समझा वो किया और एन उसके मुताबिक हमने फैसला किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना मोना कि हम पे, हमारी लीडरशिप पे एक अरसे से पूरी एक मुनज्जम किस्म की मुहिम चला के तहरीक इंसाफ ये कहती नहीं इनकी जायदादें बाहर हैं, ये यहाँ से पैसा लूट के जाते हैं। जवाब फरमाइएगा, ये जो आप कह रहे हैं ना ये बार बार नाम आ रहा है, ये रिकरिंग नाम, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये मैंने भी बात एक जगह पॉइंट आउट की थी कि पहले वो इल्जाम आयद किया गया था अलीमा खानम साहिबा की तरफ से मरियम नवाज साहिबा पर कि वो दरअसल सारी सहूलियात छीन रही हैं। फिर उसके बाद 4-5 रोज बाद ही एक ट्रांजिशन हुआ और फील्ड मार्शल का नाम लिया गया कि वो सहूलियात छीन रहे हैं और सब कुछ उनके कहने पे हो रहा है। मतलब एक ट्रांजिशन, एक कांस्टेंट नहीं है जो बयान है या जो एलिगेशन है। फेयर इनफ, बट द पॉइंट इज कि ये बार बार वजीर आला पंजाब पे ये इल्जाम क्यों? पीटीआई के एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद लोग, तकरीबन हर बंदा ये इल्जाम उन पे आयद कर रहा है। आपको बल्कि आई थिंक मैंने एक शेयर भी की थी, एक सहाफी की तरफ से भी ये इल्जाम आयद किया गया है कि आलिया हमजा मलिक जो मिर्जा आफरीदी वाली दावत पे ना आई, वो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि पीटीआई के कुछ लोगों ने उनको मरियम नवाज साहिबा ने या सीएम पंजाब ने बेसिकली कन्वे किया था कि बाकी सब ठीक है, आप यहाँ अपनी बैठक कर लें लेकिन ये खातून मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये बार बार क्यों मरियम नवाज साहिबा पे इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं? देखिए अभी हाल ही में एक और झूठ बोला गया उनके हवाले से। उनका एक जो पुरानी वीडियो थी वो लगा के कि वो मरी में अपनी छुट्टियां गुजार रही हैं और एन उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मुल्तान में, जहां पे सैलाब से मुतासरा जो इलाके थे उनका दौरा कर रही थी और वहां पे आज भी आपने देखा कि किस तरीके से वो जो काम है वो हो रहे हैं। तो इनकी पूरी तवज्जो मरियम नवाज पे क्यों है, जो बरमला एक बार नहीं बारहा इस बात का इजहार कर चुकी कि जो इमरान खान ने अपने दौर में रवैया मेरे साथ, मेरे वालिद के साथ, मेरे खानदान के साथ रखा था, मैं वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहती। और मैं एक महफिल में था, मैं हल्फन ये बात कर सकता हूँ, लंदन में मियां नवाज शरीफ हो या अभी सीएम साहिबा हो, जब हम महफिल में बैठे होते हैं तो उनकी तवज्जो उस तरफ है ही नहीं। शायद कोई 100 मीटिंग्स के बाद एक दफा इमरान खान को कोई नाम ले ले, वो भी मेंबर्स के अंदर से। भाई हमारी तो तवज्जो खास तौर पे पंजाब के अंदर है। अब इनको मसला ये है कि वहां पे पंजाब की अवाम देख रही है, केपी की अवाम के अंदर से हालिया सर्वे आ गया ना गैलप का, क्या कह रही है केपी की अवाम कि हमें मरियम नवाज साहिबा तर्ज का कोई वजीर आला चाहिए। अली अमीन पे बेशुमार लोग तनकीद कर रहे हैं, वहां पे क्यों कर रहे हैं? उनकी पॉलिसीज की वजह से। जो काम वो मतलब अपने कप्तान की रिहाई के हवाले से जितनी काविशें थी उनकी, वो भी बिल्कुल जीरो हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो जमात, लेकिन काजी साहब एक और बात है जो थोड़ा लेजिटिमेट एक आ रहा है, इसका सिर्फ प्लीज मुख्तसरन जवाब फरमाइएगा। वो कहते हैं कि तशहीर ज्यादा है और काम कम है। ये एक बहुत पिंचिंग एलिगेशन है जो कि वजीर आला मरियम नवाज पे आ रहा है कि वो हर, आपको पता है हर जगह पे ये बात होती है कि हर मंसूबे का नाम वो अपने नाम से मंसूब कर देती हैं, ख्वाह वो अगर उससे पहले भी बना हो या पिछली हुकूमतों ने।
एक मतलब क्या कि अच्छा लगता है क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ पीएमएलएन के तो नहीं है, वो तो सारी पार्टियों से उनका ताल्लुक है। उन सबके टैक्स के पैसों से, सरकारी पैसों से बनाया हुआ अगर कोई मंसूबा है, इज इट द राइट थिंग टू डू? क्योंकि ये भी इल्जाम है आप पे कि आपकी गवर्नमेंट ज्यादा तशहीर में इंटरेस्टेड है बनिस्बत कामों के, काम कम और एडवर्टाइजिंग या तशहीर ज्यादा और अपने नाम से मंसूब मोना करना ज्यादा, सेल्फ प्रमोशन। आप देख रहे हैं कि जो पहली तकरीर थी मैडम सीएम की अपनी हलफ बर्दारी के बाद, उससे लेके अब तक जितने भी मंसूबे हैं, क्या उनमें से कोई एक भी मंसूबा झूठा था या बेनामी चेक्स? जिस तरह अभी एक मेगा स्कैंडल आया कोहिस्तान का, उसने तो इनके 190 मिलियन पाउंड चोरी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उससे बड़ा एक स्कैंडल आया, वहां पे बेनामी चेक्स है, बेनामी ठेके हैं, बेनामी लोग हैं, अजीब किस्म के, क्योंकि बेनामी कंपनी थी ना इमरान खान की, तो वही तर्ज अमल इन्होंने आगे अपनाया हुआ है। ये हो नहीं सकता कि कप्तान को ये पता ना हो कि सूबे के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है और इनकी हुकूमत और पीटीआई इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो हमारे यहाँ पंजाब में या तो इससे आधा क्या इसका चौथा हिस्सा निकाल के दे दें, कोई करप्शन सामने ले आए, कोई ऐसा मंसूबा ले आए, कोई ऐसी अदायगी ले आए, कोई ऐसा चेक ले आए जो बगैर किसी मंसूबे के किसी को दिया गया हो। भाई अगर ऐसा मामला नहीं चल रहा बड़ा चैलेंज थ्रो किया है। मुझे याद पड़ता है असद सिद्दीक साहब हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कह रहे थे कि पता नहीं उन्होंने कई सारी चीजें गिनवाई थी कि ये स्कैंडल है, ये स्कैंडल है, बल्कि उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो कानूनी चाराजोई करने लगे हैं वजीर आला के खिलाफ। तो लेट्स सी, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। नहीं मोना एक सेकंड, उस वक्त मैंने चैलेंज किया था कि आप साबित करें, तो अभी तक वो चीज साबित तो नहीं हुई। अभी भी इनको टाइम दे दें, जो इल्जामात उस वक्त लगे थे करप्शन के, उनमें से एक दो साबित कर दे यहाँ पे, तो जरा नाजरीन को भी पता चल जाएगा कि क्या कितने करप्ट हैं हम लोग। सही हो गया, ये बहुत अहम, ये दोनों के तरफ से ये अल्टीमेटम्स भी हैं, चैलेंज भी है। ब्रेक पे चलते हैं, इनके जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, कई सारे पॉइंटर्स हैं हमारे पास। काजमी साहब देखें, एक ऐसी चीज है जो कि सहाफती एतबार से आई थिंक आपसे पूछना यहाँ सबसे ज्यादा पर्टिनेंट होगा कि ये खबर जो 27वीं तरमीम थी, गोया कि ये एजाज सैयद साहब की तरफ से दी गई थी, फिर उसमें ये भी एक क्लेम था कि सदर जो है, सदर मुमलिकत यानी आसिफ अली जरदारी, वो हटने वाले हैं, उनकी जगह कोई नए सदर आएंगे। फिर इसी तरह का एक इंकशाफ हमारी प्रोग्राम पे कंवर दिलशाद साहब ने उसके बिल्कुल साथ साथ ही किया। तो और फिर आपको पता है तरदीद भी कोई छोटे मोटे लेवल से नहीं आई, तरदीद आई मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, जिनके हवाले से आपको पता है मतलब ये हनीफ अब्बासी हो, राना सनाउल्लाह हो, ये खुद पीएमएलएन के लोग कह चुके हैं कि वो तो इतने पावरफुल हैं कि वो तो पीएम भी बन सकते थे अगर वो चाहते। तो ये बात ये ऑन रिकॉर्ड इन तमाम हजरात के बयानात हैं। तो एक बड़े वेल इन्फॉर्म्ड शख्स की तरफ से तरदीद आई और उसको साजिश कहा गया। बट इन द मीन टाइम ये दोबारा ये 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है, जिसको आपने भी आइडेंटिफाई किया है, इसकी तरदीद आ गई है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अभी जो आपने भी जिक्र किया कि हर मंसूबे के ऊपर अपनी तस्वीर लगा दी जाती है, चाहे वो कोई स्पेशल चिल्ड्रन का कुछ स्कूल हो या कोई भी दूसरा मंसूबा हो। अब आप अलमिया देखें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में अभी पंजाब में जो सैलाब आए बारिशों की वजह से, नो डाउट उसमें बारिश भी ज्यादा हुई, 100 से ज्यादा लोग अपनी जानों से गए, 100 से ज्यादा लोग। ये एनडीएमए के फिगर्स हैं, आप पीडीएमए के फिगर्स देख लें। पहले बताया गया 48 घंटे में 70 के करीब लोग अपनी जानों से गए, ओवरऑल 100 से ज्यादा लोग गए। और जब ये सैलाब चल रहा था, लोगों के माल मवेशी बह गए, लोगों की जमीनें तबाह हो गई। उसी दौरान उसी दिन अखबारात में इश्तिहारात छपे जिसपे अगेन मरियम बीबी की तस्वीर लगी हुई थी और साथ लिखा हुआ था कि जिंदगी रुकी नहीं, बारिश आई लेकिन पंजाब तैयार था, जिंदगी रुकी नहीं। क्या दुनिया के किसी भी मौजूद माशरे में जहां पे 100 बंदा मर जाए, वहां पे हुकूमत ये इश्तिहार दे सकती है कि जिंदगी रुकी नहीं? यहाँ पे 100 बंदों की जिंदगी चली गई, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। तो ये जो अजीब एक है शौक है हर चीज में अपनी तस्वीर लगाने का, टू बी ऑनेस्ट ये जो है दिस इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन कि ऐसी क्या जरूरत है। दूसरा, कल वो चकवाल का जरूर उन्होंने मुआयना किया जो अभी काजमी साहब भी फरमा रहे थे, लेकिन आज वो मरी में बैठे हुए, काबीना के अंदर इजाफा करने के फैसले हो रहे हैं वहां पे। यहाँ पे तो सारे जो मसाइल हैं वो अवाम के लिए हैं, हुक्मरानों के दरमियान तो इसके बाद काजमी साहब, ये तो आपने खैर एक साथ साथ खबर भी दी है हमें, इसके बाद कोई गुंजाइश रह गई है मजीद इजाफा करने का काबीना में? नहीं, अब देखिए खबर तो यही आ रही थी जी, खबर तो अब यही आ रही थी। अब देखते हैं कि
काबीना में इजाफा होता है या नहीं होता, लेकिन आज मरी में इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है जिसमें मरियम बीबी भी थी, मियां नवाज शरीफ साहब भी थे और वजीर आजम साहब भी थे, ये भी बताया जा रहा है। हमने कल भी रिपोर्ट किया है कि नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी है दोनों ने कि अपने अपने अहवाल पे, और ये साथ साथ ये फरमाइएगा जो 27वीं तरमीम के हवाले से आपसे अर्ज है। जी पे आ रहा हूं। अब ये जो 27वीं तरमीम है, ये तो देखें, ये सदर की तब्दीली के हवाले से नहीं, 27वीं तरमीम में बहुत सारी चीजें जो काफी अरसे से ये खबर आ रही है, जो ही 26वीं तरमीम आई थी साथ ही ये कहना शुरू हो गए थे लोग कि बुनियादी तौर पे जो 26वीं तरमीम लाई गई है वो इसलिए लाई गई है कि सर्टन चीजों को, सर्टन गैप्स को फिल करना है। जब वो सारे मामलात आप हासिल कर लेंगे उसके बाद आप 27वीं तरमीम लेके आएंगे। और आप जिस तरीके से निजाम को, इस सारे सिस्टम ने, हुकूमत ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उसके बाद लगता तो यही है कि 27वीं तरमीम लाई जाएगी। उसमें देखे ना, फाटा का मर्जर भी वाला मामला भी शामिल है उसमें। 18वीं तरमीम तो हाफिज अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि वो वापस लेंगे वो मर्जर। मौलाना साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जी वो वापस आना चाहिए, उनका भी ये मुतालबा है। फिर 18वीं तरमीम में बहुत सारे इश्यूज हैं। 18वीं तरमीम में जहाँ पे कुछ अच्छी चीजें, कुछ जेन्युइनली चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर देखने की जरूरत है, तो कुछ क्वार्टर्स ये भी चाहते हैं कि वो भी 18वीं तरमीम में से भी कुछ चीजें रोल बैक हों। जहां तक सदर ममलिकत की तब्दीली का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर किसी ने ये कोई इस तरह की साजिश की है और ये खबरें बिल्कुल, उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया था उस खबर पे। गैर मुल्की एजेंसियों के साथ किसी ने मिलकर कोई ऐसी साजिश की और आपके पास सबूत भी हैं, तो फिर आपने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वेरी फेयर, बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत संगीन इल्जाम है। आई रिकॉल इस तरह के इल्जाम पीटीआई के दौर में भी लगते थे, पीएमएलएन पे, या वो जो पीटीएम थी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनके बारे में कहते थे कि ये सारे ये फॉरेन एजेंट्स हैं। तो सही बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अजहर साहब, बड़ा सख्त चैलेंज नहीं आ गया आपकी तरफ? और आपने हकीकतन हमारे प्रोग्राम में ही ये कहा था कि आप कानूनी चाराजोई करेंगे वजीर आला पंजाब के खिलाफ। वो कहते हैं एक स्कैंडल दिखा दें आप, और कोहिस्तान जो स्कैंडल है पूरा, और जो करप्शन केस है जिसपे नैब ने भी काफी आगे पेशरफ्त की है, उसमें कई सारे मामला खुल रहे हैं। 190 बिलियन पाउंड्स को भी वो कहते हैं पीछे छोड़ दिया। वो कहते हैं इसका आधा पौना ही दिखा दें पंजाब में कोई एक। चैलेंज कबूल है? अच्छा, मैं बिल्कुल चैलेंज कबूल है, मेरे लिए नई कहानी नहीं है। आज तक मैं तो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का जो केस है, टेंडर नहीं हुआ था, आज भी हाईकोर्ट के अंदर वो इंक्वायरी पड़ी हुई है। 56 कंपनियां थी, पंजाब लिमिटेड कंपनी इन्होंने बनाई हुई थी। अभी रिसेंटली दिन पाकपतन अस्पताल के वाले से ऑक्सीजन के सिलेंडरों का आया है। मैं अभी आप नेट सर्च कर लें, मैं देख रहा हूँ तशब का, FIA का क्या हुआ, यहाँ सोलराइजेशन में क्या हुआ, ये सारे नेट के ऊपर अवेलेबल हैं। मैं इनमें नहीं जाना चाहता। जो असल जो बात मैं आपके सामने मुना रखना चाहता हूँ, मुझे ये इतना बता दें, मैं कुछ सच्ची बात करने लगा हूँ और मैं कर सकता हूँ? बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमने गुजारिश इसीलिए की है। नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि पीका यानी हो गया है। मुझे ये बताएं, कौन सा ज़ई शऊर मुल्क है? यानी मैंने फाइल किया था कि जनाब ये इश्तिहारों की तस्वीर, 60 अरब के इश्तिहार जितने के भी थे, अच्छा वो कमाल की बात है, आप लगा नहीं सकते, तख्तियाँ नहीं लगा सकते। मुझे ये बताएं, ये कानून बदलने की ज़रूरत क्या थी? ये सबूत है इस बात का ना, कानून अच्छा फिर कमाल की बात है, निगरान सेटअप के अंदर आप बेसिकली उस कानून का हवाला दे रहे हैं अजहर साहब, जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ द ऑडियंस आल्सो, कि आप उस कानून का हवाला दे रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी तशहीरी मुहिम पे सवालात नहीं उठ सकते। बिल्कुल, और मैं क्या कह रहा हूं आप, अच्छा मैं जैसे मैंने कहा आप युगांडा में रह रहे हो, खुदारा आप सवाल ही नहीं उठा सकते, आप पूछ नहीं सकते। मैं इनको दर्जनों खत लिखता हूं, और हाई कोर्ट का इस वक्त हालत ये हो गई है, मैं 32 साल वकालत में मैंने हालत नहीं है देखी। अच्छा पहले क्या है, आप ग्रीवियंस पिटीशन लेके जाएं, कहाँ जाएं? पहले जाएं आप महकमा के पास, सेक्रेटरी के पास धक्के खाएं, उसके बाद हाईकोर्ट आना है। ये 32 साल तारीख में हमने नहीं देखा ये हालत क्या हो गई है। अच्छा अब छुट्टियों के अंदर पिटीशन अगर कोई लगानी है, वो लग नहीं रही। मुझसे क्या कहानियाँ सुनेगी? मैं तो देखिए ना, हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से पूछा कि टेंडर कहाँ है, मैंने पूछे हैं सवाल, दें जवाब, हैं जवाब इनके पास क्या क्या? अच्छा और बातें की जा रही, अच्छा नैब, अच्छा कौन से नैब की बात कर रही हैं आप? वो जिनको सिर्फ कोस्तान स्टैंडर्ड नजर आता है, यानी 22 करोड़ बड़े गर्मजोशी से उसको परस्यू कर रहे हैं कोस्तान स्टैंडर्ड को। वो देखिए, मेरा तो सवाल है कि वो कोस्तान, पंजाब में बहुत से कोस्तान ऐसे, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का आज बैठकर रायना नैब को बार बार कहता हूं कि आए बताएं ना जरा,
कि कैसे हुआ, लेकिन वो तो गुज़िश्ता दौर का हुआ ना, वो तो मतलब मरियम नवाज से तो मंसूब नहीं हुआ। नहीं चलें इसी में आ जाए ना, इसी में आ जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर के हवाले से आप यूं कर लें कि यूं कर लें, आ जाएं। अब इसको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जब से हुकूमत पंजाब 2.5-3 सालों के अंदर, क्या यहां पाकिस्तान में करप्शन जीरो हो गई है? जरा मुझे बड़ा कुछ स्कैंडल बताएं, क्यों नहीं आ सका? वजह क्या है? नैब कॉम्प्रोमाइज, एंटी करप्शन कॉम्प्रोमाइज, पुलिस कॉम्प्रोमाइज। कौन सा इदारा ऐसा है जो बैठ के अपने तय बैठ के, अब मैं उन कहानियों में नहीं जाना चाहता, मेरे पास बहुत सी कहानियों हैं, मैं तो कह रहा हूं अच्छा चले जी वाकई साफ हो गया ना। 3.5 साल में क्या पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई है? कहां है नैब? 3.5 सालों में नैब जवाब दे ना कि चले 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 खैबर पख्तूनख्वा में 3.5 सालों में कोस्तान के अलावा बताएं क्या किया आपने? बीआरटी पे इल्जाम लगता रहा, क्या कुछ हुआ सामने आ चुका है आपको नजर। वजह क्या है कि इन्होंने लगाया हुआ है अपना चेयरमैन नैब इनका अपना है, डीजी एंटी करप्शन इनका अपना है, पुलिस का बंदा इनका अपना है, एफआईए सारी इनकी। कौन सा ऐसा महकमा है? बेसिकली आप कहते हैं मिली भगत है, सारे देखिए मैंने आपके सामने रखा है कि 3.5 साल के अंदर आ जाएं, कौम के सामने रखेंगे टेंडर कौन से दिए हुए हैं, क्या हुआ, किस तरह टेंडर में आसानी रखे। आज ये हमने ई प्रोक्योरमेंट कर दिया, जब मैं डाटा मांगता हूं जाकर वो डाटा ही नहीं है, वो डाटा ही नहीं देते, वो भी कहां से जाएं, कहां से पूछें? अगर अदालतों में जाना है तो अदालत कहती है अच्छा। और कमाल की बात है, मैं हर चीज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी तो है, वो तो मुझे बड़ा क्लियरली याद है। मैंने नैब को शिकायत दी, नैब को शिकायत दी, मेरे पास सबूत मौजूद है। नैब ने कहा कि केस ही नहीं बनता है। 50 करोड़ से करप्शन तो है ही नहीं, आपको पता नहीं है, शायद आपको अंदाजा नहीं है इन्होंने क्या कमाल की है नैब। और मेरा याद रखिएगा 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गई तो मैंने कहा था इन्होंने 6 काम करने, मेरा रिकॉर्ड चैलेंज कह रहा हूं मैं, इन्होंने नैब को खत्म कर देना है, नैब बंद कर देना है, ट्रांसफर पोस्टिंग सारी इन्होंने अपने हाथ के अंदर ले लेनी है, फंड की तकसीम इन्होंने अपनी मर्जी की करनी है। ये मैं वो बात, उन्होंने ईसीएल पीसीएल सारा निजाम तबाह बर्बाद कर देना है। यानी अब ईसीएल और पीसीएल में कौन रह गए? आप और मैं रह गए हैं। कोई बता दें क्या कोई और नहीं है? कोई करप्शन करने वाला ऑफिसर वही रह गया है जो आवाज करता है, जिसको वहां से उठा लें। 2 तरह के कवानीन है। क्या मैं देखिए मोना, कहा यह गया था कि किसी ब्यूरोक्रेट ने मुझे ये बताया है कि पंजाब में करप्शन अरूज पे है। ये अजहर सदीक साहब के अल्फाज थे कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर से कोई इनका सोर्स है जिसने इनको ये इत्तला दी थी, और बड़ा अजीब किस्म का ब्यूरोक्रेट है जो इत्तला दे रहा है लेकिन कोई सबूत, कोई कागज का पत्ता ना कैसे आएगा? मतलब मालूमात काज़मी साहब यूं कर लें कि तमाम टेंडर जरा जितना भी ये प्रोजेक्ट है ना, जितना भी सारा कुछ किया क्या हुआ, जरा या पब्लिक कर छोड़े ना यार, इंफॉर्मेशन तो देना, राइट टू इंफॉर्मेशन। चले आप पब्लिक कर दें ये सारे सवाल सड़कों। अच्छा ये और कमाल की बात है जो पैसे डाइवर्ट किए हैं, जो एजुकेशन का रिकॉर्ड के ऊपर है, जो पैसे डाइवर्ट किए हैं सड़कें बनाने के लिए, पता नहीं क्या क्या, और वो टीवी चैनलों पे देख रहे, सोशल मीडिया पे चल रही है कि जनाब फलां सड़क, और वो देखते हैं वहां सड़क नहीं बनी। यार खुदारा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बता रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी सामने रखें। एक सेकंड भाईजान, आप बोल चुके हैं, जरा मतलब मैं यही कह रहा हूं, मैं अजहर साहब मैं जवाब मांगती हूं। मैं जवाब अपने दें और काज़मी साहब अपने जवाब में ये भी शामिल कर लें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आप बोले जो ये अथर साहब ने बात की है, अथर साहब की भी वो बात शामिल जवाब कर लें कि वो कह रहे हैं कि ये अच्छा लगता था कि जिंदगी चलती रही, 100 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। मैं पहले ये अजहर सदीक साहब का जवाब दे दूं जी। मतलब मालूमात ना होने का मतलब ये है कि आप इल्जाम लगा दें। भाई जब करप्शन सामने आती है तो संदूकों के अंदर से अरबों रुपए निकलते हैं और उसमें नाम जुड़ते हैं आजम सवाती टाइप लोगों का। यानी मरियम नवाज पे अगर इल्जाम आपने लगाना है तो बराह रास्त कौसर काज़मी आपको किसी करप्शन में मुलव्वस नजर आता है तो आप कहें हाँ जी वज़ीर आला की कोई अमल दखल हो सकता है उसमें, या पार्टी लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या हमारे जो एमपी जो काम कर रहे हैं हर वक्त फील्ड में उनसे जुड़ा कोई करप्शन का केस निकाल दें, लेकिन आप नहीं निकाल सकेंगे। आपका तो बिल्कुल सामने है, आजम सवाती जो है वो लिंक हो रहा है इस बहुत बड़ी करप्शन से, और आपको नैब वो वाली चाहिए जिसके साथ एक जेआईटी हो, जिसका सरबराह वाजिद ज़िया हो, वो बरतानिया जाए और अपने कजन की फर्म को शरीफ खानदान के पीछे लगा दे। तो वो दौर अब नहीं रहा ना भाई, इस तरह तो चीजें मैनेज होती थी। अब तो उस दौर में जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हाल ही में उन्होंने घर लिया है, यहाँ पे गाड़ियां ली हैं, वो जो लोग करप्शन के पीछे गए थे। हमारे पास तो चीजें दिखाने के लिए हैं, हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे आए बाएं शाएं हमें पता नहीं है तो उसका मतलब है सारे चोर हैं। अत्तर के अलावा कोई बात करता ना तो मुझे बड़ी हैरत होती यार, पता नहीं शायद मालूमात का फुकदान है इस वजह से कोई बंदा ये बात कर गया। हम बरतानिया में रहते थे इस तरह का, मैं यही मोना आ रहा हूँ उसी पे। अब बरतानिया के अंदर जब सैलाब, तरक्की याफ्ता मुमालिक है ना,
मैं न्यूयॉर्क की मिसाल नहीं देता, आजकल बड़ी ज्यादा दी जा रही है कि वहां पे भी बड़ी हलाकतें हुई हैं। यहाँ बरतानिया के अंदर भी जब सैलाब आता है तो सिचुएशन यही होती है। हाँ, ये देखना जरूर है कि जब सैलाब के अंदर लोग फंसे होते हैं तो क्या वहां पे उनकी मदद पहुंची। मैं बरबला कहूंगा पूरे वसूख के साथ कि पंजाब में जब लोग फंसे थे उनको उस कुदरती आफत के अंदर से पंजाब हुकूमत का सारा अमला सरगर्म अमल था और उनको निकाला गया। सवात में आपने वाकया देखा, लोग घंटों फंसे रहे, कोई नहीं पहुंचा। आपने कंपैरिजन करना है तो सूबों का यूं कर लें। हाँ, जो इश्तिहारात वाला मामला है भाई, अब हम तशहीर करेंगे। मैं तो बार बार ये कहता हूं क्यों ना करें। क्या झूठ बिकने दें, क्या झूठ बिकने दें। हमारे हवाले से हमेशा झूठ बोला जाता है। मियां नवाज शरीफ के मंसूबे, मरियम नवाज के मंसूबे, शहबाज शरीफ के मंसूबे, आप तशहीर करेंगे। तनकीद हो रही है कौसर साहब, इस पे भी थोड़ा बता दें हमें कि अब कोई हम पूछ भी नहीं सकते, आप सवाल भी नहीं कर सकते। मोना, जिन लोगों ने 52 अरब का कर्जा अपने दौर में लिया, 92 अरब डॉलर का, और जब गए तो 11 अरब डॉलर छोड़ के गए और कोई एक मेगा मंसूबा जिनके दौर में नहीं था, उनको क्या सवाल करेंगे किसी से। इमरान खान के नाम का कोई एक मंसूबा, कोई एक तख्त नहीं बता बहुत है, ये मत बात करें, ये चैलेंज कबूल कर रहे हैं। आज कमीशन बना रहे हैं इसके ऊपर, आज इस पे कमीशन बना रहे हैं। उस्मान गुजार 1000 दर्जे पे था नवाज मरियम शफकत थे, वो इश्तिहार नहीं लगाते, वो इश्तिहार नहीं करते। आ जाए सरकारी 5 सालों का कमीशन बना लेते हैं, चले छोड़ें। उस्मान गुजार का भी कमीशन बना लें, इस दौर का भी कमीशन। पब्लिक को खड़ा करें यहाँ पर। टॉक शो में बैठने का नहीं बताया, ये बैठकर अपनी बारी में बात करें। वो वजह क्या है, आप पूछने किसी को नहीं देते, आप बात वो झूठा भी चीजें मौजूद है। आ जाए, चैलेंज कर रहा हूँ, कमीशन बनाए, उस्मान गुजार करे हर चीज का। मोना, ये क्या है? टर्न बाय टर्न प्लीज अपने अपने बारी पे गुफ्तगू फरमाए, आप सारी बातों के जवाब देते, अपने नोट फरमा लें सबको। आप बेफिक्र रहे, आपका टाइम है। अथर साहब की सिर्फ एक इंटरजेक्शन की मैं इजाजत चाहती हूँ, काजमी साहब, कौसर काजमी साहब, आपसे, क्योंकि आप उन्हीं से मुखातिब थे, वो बड़ा मतलब हाथ रेस करके बोल रहे हैं। जी अथर साहब। अर्ज ये कर रहा था कि कौसर काजमी साहब से मैंने सिर्फ ये पूछना है कि क्या बरतानिया में कोई वजीर आजम, कोई मुकामी मिनिस्टर के नाम पे इश्तिहारात छपते हैं जिस दिन लोगों की हलाकतें हुई होती है? और दूसरा, एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दें, उसके बाद मैं कभी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। जनवरी 2025 से आज तक पंजाब हुकूमत ने कितने इश्तिहारात दिए हैं और जिन पे मरियम बीबी की तस्वीर लगी हुई है, चाहे वो मुहर्रम की कैंपेन हो, दीगर कैंपेन हो, उस पे कितना पैसा लगा है, ये बता दें, इसलिए कि ये पैसा तो अवाम का है। राइट, नाउ ओवर टू यू कौसर काजमी साहब, अब आप इत्मीनान से अब आप मरियम नवाज, ठीक है, अब आप बताएं। मरियम नवाज साहिबा ने कब ये कहा कि मैं मियां शरीफ का पैसा लगा रही हूँ? हमेशा उन्होंने इतराफ किया इस बात का कि पहली दफा इस तरह हो रहा है कि अवाम का पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है। ये मरियम नवाज के ये अल्फाज थे, हमेशा रहे हैं। इश्तिहारात पे पूछ रहा हूं काज़मी साहब, इश्तिहारात पे कितना पैसा लगा है? या तो ये पहली हुकूमत हो ना अतर जो इश्तिहारात देती है, और आप तो मैं कहता हूं आज तक किसी वजीर आला के, काज़मी भाई, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी वजीर आला के इतने इश्तिहारात तस्वीरों के साथ इतने मंसूबे अपने नाम के साथ हमने नहीं देखे। जवाब नहीं देना इन्होंने, वो तस्वीरें छपती हैं, बात खत्म। तू जवाब छोड़ता सही ना, कमाल है, छोड़ें, कोई जवाब नहीं है। थोड़ा बात जी मोना, एक मिनट चुप तो कराए ना, ये जब करने के लिए बैठे हैं कि टॉक शो में बैठे हैं। आवाम को बताएं, आवाम को बताएं, बल्कि देखें, मैं तो इस हद तक कह रही हूँ, आवाम को पता होना चाहिए कि उनकी भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए क्या मंसूबे हुकूमत ला रही है, होना चाहिए पता। प्रॉब्लम है ये कि जब आप उस तशहीर से अपना नाम या अपनी तस्वीर या वो चीज आप मंसूब कर दें, उसके ऊपर बेसिकली ये सारी गुफ्तगू हो रही है। सिर्फ एक चीज और ऐड कर लें, एक चीज, अखबार कितने पढ़ते लोग हैं, टीवी चैनल कितनी परसेंटेज लोग देखते हैं, ये जो पैसा आपने टीवी पर, जवाब की इजाजत दे दें, जवाब का वक्त दे दें ताकि वो जवाब दें। जी कौसर साहब प्लीज करें, आप हट जाएं, इनको बिठा दें अपनी जगह पे, ताकि ये सवाल करना है। जिनके दौर में कख पन के दौरा नहीं हुआ वो सवाल कर रहे हैं, मतलब सवाल करते हुए शर्म भी नहीं आती। वो शर्म की क्या बात है? मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको,
ओ भाई मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार के दौर का निकाल लें, आप जुडिशल कमीशन बना लें, आप सारा कुछ सामने आ जाएगा। सवाल नहीं है वो ये इल्जाम झूठे लगाते रहना। काज़मी साहब का इतना जबरदस्त सवाल है, सारी जो बात है ना कितने लोग देखते हैं ये जो किस बात की सोशल मीडिया अखबार इश्तिहार कितने लोग देखते हैं, टीवी कितने लोग देखते हैं, परसेंटेज कितनी है, कितना पैसा दिया है, ये आए ना कौम के सामने परसेंटेज क्या बताए ना जरा कितना पैसा है, ये सवाल जवाब दें। इस तरह मैं क्या जवाब अजहर साहब नहीं मैं कैसे जवाब दूं, हौसला रखें, उनकी टर्न में आप आने दे रहे हैं, जवाब तो तब देंगे ना जब उनकी टर्न है। प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें, मैं आपकी तरफ आ रही हूं। यार भाई अगर नहीं पता टॉक शो में बात करने का तो माइक बंद कर दें यार, मेहरबानी करें, बोलने तो देना, जवाब तो लेने दें। जो बात करो बीच में आके इंटरप्ट कर देते हैं। भाई बात अगर आपने अभी का चैलेंज हर चैलेंज में तो आप झूठे साबित हो रहे हैं। कमाल हो गया ओ भाई, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे मेरा चैलेंज, आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ कमीशन, छोड़ दे मेरा चैलेंज, कमीशन को आप हेड कर लेना, जुडिशल कमीशन को आप ऐड कर लेना। इल्जाम जितने लगाए कोई बता अपने प्रोग्राम में झूठा साबित किया है कि एक दौर में कौन सा करप्शन, बासिवा 190 मिलियन पाउंड और कौन सा करप्शन का केस है उस्मान बुज़दार के खिलाफ, फर्ज कौन सा केस है ये बताएं, आप बताएं सही कौन से केस फाइल किए आपने। बंदा पंजाब में बैठ के कमाल हो गया, यानी ऐसे लगता है वो शरीफ आदमी है, उस्मान बुज़दार जाके घर बैठ गया, आपका फेस नहीं करता, आप लोगों को फेस करना चाहिए उसे, आपको आप बनाए कमीशन, मैं कह रहा हूं बनाए कमीशन, एक इश्तिहार उनकी तलाश गुमशुदगी का भी लगा दें, उन्हें लगाए, कोई एतराज नहीं है। एक मैं कह रहा हूं बड़ा सीधा एक इश्तिहार ये अब लोग काज़मी साहब ने मेरे सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं, और ये 3.5 साल के अंदर जो 53,000 के खुला हुआ है वहां पे खुला, जवाब कैसे दूं आपको? जवाब दे रहे थे, प्लीज कैसे जवाब दूं, ये तो कोई बात नहीं, आपने बुलाया प्रोग्राम में, आप बंदों को तभी वक्त खत्म हो गया है, क्रॉस टॉक में सारा वक्त चला गया है। इंशाल्लाह कभी और कोशिश करेंगे कि थोड़ी और हम लोग एक टर्न बाय टर्न और थोड़ी जामे गुफ्तगू कर पाए। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग डिबेट। अल्लाह हाफिज।